तो गाइस मैं सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ प्लास्टिक एनालिसिस का। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। तो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी में सबसे पहले हमें स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लास्टिक सेक्शन का, उसमें हमने देखा था कि यील्ड पॉइंट तक हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही लीनियर है। ये यील्ड पॉइंट अगर मैं मान लूँ तो इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं ये स्ट्रेस जो है ये लीनियर है, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ तक आपके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होते हैं। फिर उसके बाद में आप स्ट्रेस जो है बढ़ाते नहीं हैं, फिर भी आपके सेक्शन में यील्डिंग देखने को मिलती है। मतलब स्ट्रेन जो है वो आपका लीनियर ही होता है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपकी न्यूट्रल एक्सिस से। वो मैंने बताया था आपको पहला अजम्पशन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, उसमें बताया था मैंने आपको ये। तो जब यील्ड स्ट्रेसेस के बाद में आपकी जो यील्डिंग देखने को मिलती है वो 5 to 6 EY तक की मिलती है, जबकि आपके स्ट्रेसेस जो है वो कांस्टेंट है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है इस टोटल कंपैरिजन में, क्योंकि इस डिस्टेंस तक EY स्ट्रेन आ रहा है और इस पॉइंट के बाद में 5 to 6 EY तक का स्ट्रेन और आ जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है इसके कंपैरिजन में, जो कि हम आगे बताएंगे कि कैसे यूज़ करेंगे हम इस टर्म को। तो y इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये आगे काम में आएगी आपके। तो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेफ़ मूवमेंट कैपेसिटी। सेफ़ मूवमेंट कैपेसिटी होती है वह मूवमेंट जो कि आपके सेक्शन में लग रहा है पर उसकी वजह से ना यील्डिंग हो रही ना कुछ भी हो रही है, मतलब वो सेफ़ है। उस मोमेंट को आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि EY से पहले जितना भी आपका स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, अगर वो हो भी रहा है तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, वो आपका सेफ़ है। उसकी वजह से जो आपका मोमेंट जनरेट होगा वो सेफ मोमेंट कैपेसिटी के अंदर आएगा। M इजिकल्स टू F/Z। ये और कुछ नहीं है, ये हमारा फ्लेक्सर फॉर्मूला ही है, जिसमें हम ऐसे लिख देते हैं इसको, I/Y को हम Z लिख देते हैं। इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस भी बोलते हैं हम इसको। फिर यील्ड मोमेंट कैपेसिटी आती है जब यील्ड स्ट्रेसेस हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक आपने देखा था कि आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर था, तो आप फ्लेक्सर फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पर इस पॉइंट के बाद में आप देखते हैं स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है, तो इस पॉइंट के बाद में आप फ्लेक्सर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इस पॉइंट के बाद में आप जब प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी निकालना चाहेंगे तो उसमें आप फ्लेक्सर फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो उसको निकालने के लिए हम करेंगे ये, उसको निकालने के लिए हम ये RCC का कंसेप्ट आपने पढ़ा ही होगा RCC में, कि मोमेंट जो होता है वो कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है। लीवर आर्म इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको लीवर आर्म बोलते हैं, y1 + y2। और कंप्रेसिव फोर्स है आपकी Fy × A/2। अब Fy तो आपके स्ट्रेसेस हैं और आपका जो एरिया जो है हमारा वो A/2, ये वाला एरिया है हमारा, ये पूरे सेक्शन का एरिया A है, तो ये A/2 है। Fy हमने मान लिया कि पूरे सेक्शन में कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसलिए हमने मान लिया कि Fy जो है कांस्टेंट है पूरे सेक्शन में, इसलिए हमने Fy × A/2 ले रखा है। ठीक है, तो फिर Fy इसमें से हमने A/2 को अंदर ले लिया, तो इस पूरी टर्म को हमने ZP बोल दिया और ZP को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हमारा ये, इसको हम प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस भी बोलते हैं। इस तरीके से हमारी प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी निकल के आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो हमेशा सेक्शन को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, तो हम उसको इक्वल एरिया एक्सिस भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता ही होगा इक्विलिब्रियम में कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स सब बराबर होती हैं, क्योंकि सम ऑफ द फोर्सेस जो होता है वो ज़ीरो होता है हमारा इक्विलिब्रियम में, तो कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर होती है। तो कंप्रेसिव फोर्स को मैं लिख सकता हूँ Fy × A/2, AC ले लेते हैं कंप्रेशन में, और इधर भी Fy × AT/2। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है कैंसिल हो जाएंगे, तो AC = AT आ रहा है। तो AC + AT अगर A है
तो ए सी ऑब्वियसली बात है A/2 होगा और यही AD भी होगा। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो हमारे एरिया को इक्वली डिवाइड करती है। वही चीज़ मैंने लिखी है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कट्स द एरिया इनटू 2 इक्वल एरियाज, therefore neutral axis of fully plastic is also termed as equally area axis, but elastic neutral axis passes through CG of the section। बट इससे पर इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहीं भी पास कर सकती है। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि न्यूट्रल एक्सिस ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से ही पास करें, वो ऊपर से भी पास कर सकती है, नीचे से भी पास कर सकती है, मतलब सेक्शन में इधर से पास कर सकती है। तो उस केस में यह इक्वल एरिया में नहीं डिवाइड कर रही है एरिया को। तो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस नॉट डिवाइडिंग द एरिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बट द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डस। बस मैंने यही चीज़ बताने के लिए आपको ये दिखाया था। तो ठीक है, इतनी वीडियो ही थी आज के लिए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ और से शेयर करना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।